तो देखो, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, फ्यूल से। ठीक है, फ्यूल क्या होता है? जो कि एक ऐसा सब्सटेंस जो जलने के बाद हम लोग हीट और लाइट दोनों दे, उसको कहते हैं फ्यूल। ठीक है, फ्यूल हम लोग तीन तरह से डिसाइड करते हैं: यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। ठीक है, अब आते हैं सॉलिड फ्यूल पे। सॉलिड फ्यूल क्या कौन कौन से होते हैं? हमारे कोक, कोल होते हैं। जो बेसिक सॉलिड फ्यूल होते हैं वो कोक और कोल होते हैं। ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है, इसको हैंडलिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें मिनरल मेटल्स बहुत होते हैं। ठीक है, अगला आता है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल जो होता है हमारा, वो हमारा डीजल और पेट्रोल होता है। डीजल और पेट्रोल होता है। ठीक है, इसमें रिच एनर्जी सोर्स होता है, इजी टू कम्बश होता है, इसमें इग्निशन बहुत जल्दी हो जाता है, इजी टू स्टोर होता है, स्टोर हम लोग पाइप में कर लेते हैं, इजी टू हैंडल होता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, जैसे पेट्रोल और डीजल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अब आते हैं गैशियस फ्यूल में। गैशियस फ्यूल क्या होता है? फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। गैशियस फ्यूल में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं मीथेन गैस, तो वो बिल्कुल फ्री होता है। आर्गन गैस यूज़ करते हैं तो बिल्कुल फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ होता है। ईजी टू ट्रांसफ़र थ्रू पाइप्स। सरफेस एरिया इसका कम होता है और इसको स्टोर करने के लिए बहुत कम वो चाहिए रहता है। ओरिजिन ऑफ कोल सिंपल तुमको पता है, इन सेटू और ड्रिफ्ट। इन सेटू मतलब जो ओरिजिनल प्लेस पे वहीं पे ट्री और वो बरीड हो गए, तो ड्रिफ्ट मतलब कि वो अपनी जगह से चेंज करके कहीं और जाके वो हुए हैं, तो वो हो गया हमारा ड्रिफ्ट। ठीक है, टाइप ऑफ कोल। अब आते हैं टाइप ऑफ कोल में बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट। बिटुमिनस जो होता है वो हमारा बी ग्रेड, इसको ग्रेड से डिफाइन कर सकते हो। ये बी है, ये ए है और ये सी है। वो हमने लिग्नाइट को नीचे लिख दिया है। ठीक है, बिटुमिनस हमारा हार्ड होता है, स्मोक येलो होता है, कमर्शियल एप्लीकेशन में यूज़ होता है। एंथ्रासाइट जो होता है हमारा बेस्ट कोल होता है। लिग्नाइट जो है वो हाई पोरोसिटी और इसमें हम लोग का यूज़ होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन लिग्नाइट हम लोग यूज़ नहीं करते। रैंक ऑफ द कोल, रैंक कैसे डिसाइड करेंगे? क्वालिटी कैसी है, हार्डनेस कैसा है, कितना स्मोक दे रहा है, कितना एश दे रहा है और कितनी देर तक वो जल रहा है, एफिशिएंसी। ठीक है, ये मैंने कल बता दिया था। पेट्रोलॉजिकल और एलिमेंटल, इसमें क्या होता है कि इसमें सरफेस को देख के बताते हैं और इसमें हम लोग एलिमेंटल कॉम्पोजिशन बताते हैं। अगले पे आते हैं। देखो, बॉम्ब कैलोरीमेट्री का समझ लो। ये हमने पूरा एक बड़ा सा सिलेंडर लिया हुआ है, मतलब एक बड़ा सा कंटेनर लिया हुआ है जो कि इंसुलेटेड जैकेट है, मतलब कि कोई सेरेमिक या फिर कोई उसका बना हुआ है जिससे हीट पास ना हो। अंदर ये स्टील का एक चैम्बर बना हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर पूरा ये जो बना है, इसके अंदर पूरा वाटर है। ये थर्मामीटर लगाया है, ये दो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव वायर है। अंदर ये क्रूसिबल में रखा हुआ है, मतलब बोलते तो हैं कि बहुत कम रखते हैं, जैसे 200 ग्राम कोल रख दिया। ठीक है, 200 ग्राम हमने इसमें कोल रखा हुआ है। तो जैसे इसमें इसका प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही हम लोग इसको लिग्नाइट करते हैं। ठीक है, लिग्नाइट कैसे करेंगे? निक्रोम वायर इसमें लगा रहता है, बैटरी के हेल्प से हम इसको लिग्नाइट करेंगे तो अंदर खूब जल्दी से टेम्परेचर जनरेट होगा और एक ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने पे पता चल जाएगा कि कोयल ने कितना टेम्परेचर दिया और कितने टाइम के लिए वो चला। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? स्टील बॉम्बर है, इसके पार्ट्स हैं स्टील बॉम्बर। कोल सैंपल हम लोग 200 से 212 ग्राम लेते हैं और कोल का साइज़ हम लोग का 200 माइक्रोम होता है और इंसुलेटिंग जैकेट के अंदर रखते हैं, जो कि एक सेरेमिक या रिफ्रैक्ट्री, और वाटर होता है, थर्मोमीटर होता है, वायर होता है जो कि नाइक्रोम का होता है लिग्नाइट करने के लिए, और एक और लिख लो कि बैटरी होता है, बैटरी। ठीक है, इसका प्रोसेस यही होता है कि 1 ग्राम हम लोग कोल लेते हैं, जिसका 1 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक हम लोग कोल लेते हैं। अगर पैलेट है तो 1 ग्राम का, वरना ऐसे है तो सीधा हम लोग इतना लेते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं इसमें, तुरंत ये लिग्नाइट होता है। लिग्नाइट होते हुए ये टेम्परेचर से अपना पूरा बता देता है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ये तुमने उसमें पढ़ा ही है। और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस पे। ठीक है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या बोलता है कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस पता है ना कि प्रॉक्सी मतलब बाहर से ही देख के बता देना कि मॉइस्चर कितना है, वोलेटाइल कितना है, ऐश कितना है और फ्यूम कितना है। अल्टीमेट में एलिमेंटल बताते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है। कम्बशन क्या होता है? कम्बशन क्या होता है कि प्रोसेस बाय विच द फ्यूल आर हीटेड विद द ऑक्सीजन, मतलब कि कम्बशन वो चीज़ है कि हम लोग ने कहीं पे भी एक स्पार्क दिया और वो वहाँ से जलना चालू हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
उसके बाद आते हैं कार्बोनाइजेशन ऑफ फ्यूल, नहीं, द क्वांटिटी ऑफ हीट ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू एट द लो हाई, ठीक है ये तो समझ में आता है। सी वी एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जी एस वी एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। देखो इसका एक मतलब ये होता है कि जी सी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नॉट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तुम एक चीज़ समझोगे, अगर हम लोग कॉन्स्टेंट एक पानी उबाल रहे हैं, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर उबालते जा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा, मतलब पानी इवेपोरेट होता जाएगा। तो वही चीज़ आगे एक्सप्लेन की है कि सॉलिड से लिक्विड जाएगा, लिक्विड से गैसेस जाएगा, जो कि आगे बताएंगे। कार्बोनाइजेशन ऑफ फ्यूल, कार्बोनाइजेशन ऑफ फ्यूल में क्या होता है, जब हम लोग कोक बनाते हैं ना, मेटलर्जिकल कोक, तो उसमें कार्बोनाइजेशन ऑफ फ्यूल ही यूज़ होता है, ठीक है। तो हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या बन जाएगा, कोक, ठीक है। वही अभी नीचे आएगा, देखो अब कोकिंग क्या होता है, कोकिंग है हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हम लोग को ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि फ्यूल ऑफ ब्लास्ट फर्नेस होता है। अब कोकिंग याद रखना कि ब्लास्ट फर्नेस में ही यूज़ होता है, क्योंकि कोकिंग से कोक आ रहा है। अगला आते हैं केकिंग। केकिंग क्या होता है, केकिंग हम लोग यूज़ करते हैं जो कि सॉफ्ट देन होता है कोल में, जो कि हम लोग उसमें यूज़ करते हैं तुम्हारा DRI वाले रोटेटरी में, ठीक है, जिसमें ज़्यादा हम लोग को वो मतलब नहीं चाहिए होता है, कैसे भी ये जल जाए बस, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन कुकिंग कोल में। तो नॉन कुकिंग कोल में हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी फॉर पावर जनरेशन है वो ठीक ठीक होता है, और हायर ऐश कंटेंट होता है, मतलब कि यही चीज़ है यही चीज़, बस इसकी क्वालिटी सबसे अच्छा कोक है पीछे वाला, फिर ये है और फिर ये है, ऐसे समझ लो। अब इम्प्योरिटी ऑफ कोल कैसे डिसाइड करते हो, तो इम्प्योरिटी ऑफ कोल हम लोग डिसाइड करते हैं एक्सटेंसिक से और इंट्रिंसिक से। एक्सटेंसिक मतलब बाहर का, मतलब क्ले पायराइट्स आउटसाइड जितना भी गंदा है, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब सारे मिनरल मेटल्स, मॉइस्चर, एस कंटेंट, ये सब। अब आते हैं गैसिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सिंपल याद रखो, गैसिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड से गैस कैसे बनेगा, जब हम लोग उसको जला देंगे। जला कैसे देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हम लोग जब उसको जला देंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड जाएगा और लिक्विड से गैस में आ जाएगा, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी है जो सीधा सॉलिड से गैस में आ जाती है, ठीक है, जैसे कि बायोमास का जो गैस होता है वो सीधा सॉलिड से गैस में आ जाता है, वो लिक्विड में ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। अरे जैसे हम लोग वो जलाते हैं, जैसे कंडा जलाते हैं, ठीक है, तो वो है तो सॉलिड, जलाओगे तो वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, आग बन के निकल जाता है, तो वो हो गया इसका प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन, गैसिफिकेशन में वही चीज़ है यार सब कुछ, कि गैसिफिकेशन जो होगा हम लोग को एक मीडियम चाहिए होगा, मेथड ऑफ सब मतलब हीट चाहिए होगा, लिग्नाइट चाहिए होगा, यही सब है। उसके बाद लिक्विडिफिकेशन ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। अब हम लोग सॉलिड से लिक्विड कैसे जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड कैसे जाओगे, कोई ऐसा फ्यूल जो कि सॉलिड से लिक्विड जाता है, वो होता है हमारा लिक्विडिफिकेशन। अब एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि कंबशन एयर के कांटेक्ट में नहीं, अगर एयर कांटेक्ट नहीं है तो कंबशन हो सकता है कि नहीं, तो हाँ हो सकता है। अगर हाइड्रोजन और क्रोमियम को हम लोग मिक्स कर दें तो हम लोग को हीट और लाइट एनर्जी मिलती है, ठीक है। एक्सोथर्मिकली मतलब थोड़ा सा हीट करके अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो हम लोग को आग लग सकती है। दो टाइप के एक्सप्लोजन होते हैं, दो टाइप के हमारे कंबशन होते हैं, एक होता है एक्सप्लोजन, एक होता है गैसिफिकेशन। एक्सप्लोजन मतलब एकदम बड़ाम से फट जाए, ठीक है, और गैसिफिकेशन जो सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से गैस है। अगला आते हैं स्पॉन्ज आयरन प्लांट यूजिंग रोटेटरी मिल। अब इसमें सिंपल समझना, रोटेटरी क्लीन जो है, ये रोटेटरी क्लीन है हमारा, कोई चीज़ जो सर्कुलर घूम रही है, रोटेटरी, ठीक है। दूसरा आता है हमारा स्पॉन्ज आयरन क्लीन। स्पॉन्ज आयरन क्लीन जो होता है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से ऐसे पत्थर से बन जाते हैं, वो होते हैं स्पॉन्ज आयरन्स, ठीक है। स्पॉन्ज आयरन ऐसा पत्थर सा बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो तुमने बेसिक समझ लिया। अब देखो स्टैक, ठीक है, स्टैक समझ गए, जो ऊपर का पार्ट होता है स्टैक हो गया, इसमें ऐसे अलग अलग हैं, ठीक है, स्टैक है। उसके बाद बैग है, ये हमारा कूलर है। अब देखो यहाँ से क्या आता है कि यहाँ से हम लोग और कोल, डोलोमाइट और ये सब जो भी डालते हैं वो इसमें डालते हैं। ये यहाँ पे स्टैक है, जो भी कूलर है वो यहाँ से यहाँ गैस करता है, यहाँ से स्टैक से इसकी सारी गैसेस निकल जाती हैं। ये हमारा यहाँ से हम लोग उसको मटेरियल को डालते हैं, अंदर जाता है, ये इसका हीटर लगा हुआ है, ये रोटेट होता है, ठीक है, ये रोटेट होना चालू होता है, रोटेट होते फिर ये यहाँ निकलता है, तो ये कूलर के पास आता है। अब रोटेट हो गया, तुरंत इसको ठंडा किया जाएगा, ठंडा जैसे ही करोगे ये यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कोर्स स्क्रीनिंग में। यहाँ पे छन्नी लगी हुई है, छन्नी से स्क्रीन किया, ठीक है, छन्नी से स्क्रीन किया तो ये इधर आ गया मैग्नेटिक सेपरेशन पे, जो मेटल होगा वो इस साइड आ जाएगा, जो नॉन मेटल होगा वो नीचे चला जाएगा। समझ में आ गया। कूलर में आया, यहाँ हीट हुआ, यहाँ से कूलर में आया, कूलर ने क्या किया, इसको ठंडा किया, ठंडा करके इसने छन्नी में फेंक दिया, कोर स्क्रीनिंग।
छन्नी ने फेंका तो छन्नी ने क्या किया कि मैग्नेटिक सेपरेशन वाले को इधर फेंक दिया, जो मेटल है वो इधर आ जाएगा और जो तुम्हारा जो वेस्ट मटेरियल है वो इधर गिरता चला जाएगा। यहाँ तक छोड़ो। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में है तो मैग्नेटिक सेपरेशन में भी जो वेस्ट होगा वो अलग हो जाएगा और जो हमारा DRI होगा, ठीक है, वो हमारा अलग हो जाएगा। DRI मैंने बता दिया, ये है DRI हमारा फाइनल प्रोडक्ट, हमको ये चाहिए, ये यहीं पे मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक प्रोसेस और है कि जैसे ही हम लोग ने कोर्स स्क्रीन किया, अब हम लोग देख रहे हैं कि यार हमने कर तो दिया है लेकिन कुछ तो ऐसा नहीं है कि जो उसमें बच रहा है, तो फिर उसके बाद फाइन स्क्रीन करते हैं। फाइन स्क्रीन करने के बाद फिर ये वेस्ट निकल जाता है, इधर हट गया, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन करके मैग्नेटिक और ये अलग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस यहीं तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है कि ये करना ज़रूरी, लेकिन ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जो छन्नी है उसकी छन्नी की वो छेद को चेंज करते हैं यहाँ से यहाँ पे, कि मान लो ये अगर 100 माइक्रो उसमें है तो ये 200 में होगा, तो ये और छान के अलग कर देगा कि वेस्ट अलग हो गया। और हमारे ये मेथड तो इतना ही है हमारा DRI, ठीक है। ये तो इधर वो है। एक फ्लो चार्ट के टाइप में समझ लो, स्टैक है, बैग हाउस है, ये है बैग हाउस तुम्हारा, फिर गैस कूलर है, फिर उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो बड़ा सा ये चैम्बर है, इसको रोटेटरी क्लीन को इसके अंदर डालते हैं। रोटेटरी क्लीन के बाद हम लोग इसको कोर्स में डालते हैं, कोर्स में हुआ, फिर कोर्स के बाद हम लोग ने फाइन में लाया, फाइन कोर्स में लाया तो कोर्स के बाद मैग्नेटिक में गया, फाइन में आया तो फिर एक बार हुआ और वेस्ट तो निकलता ही जा रहा है। बस इतना ही है पूरा इसमें। अब देखो ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस का एक सिंपल डेफिनेशन याद रखना कि हम लोग को क्या बनाते हैं, हम लोग उस ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग बनाते हैं ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं कि डोलोमाइट और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट और डोलोमाइट ये सब डाल के हम लोग क्या करते हैं कि पिग आयरन बनाते हैं, ठीक है, पिग आयरन बनाते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस देख लो, 250, 450, 850, 1200, 1700, 1500, ठीक है। इसमें ये देख लो कि ये हर्थ होता है, ऊपर से देखोगे तो ये तुम्हारा थ्रॉट होता है, ठीक है, ये पोर्शन थ्रॉट चलता है, थ्रॉट, स्टैक, बेली, बोश, हर्थ, इतना ही है। टेम्परेचर तुमने देख लिया। है क्या प्रोसेस, आयरन फ्लक्स प्लस स्लैग। आयरन क्या है, आयरन ओर है, फ्लक्स क्या है, लाइमस्टोन है, और हम लोग को स्लैग सेपरेट कर देना है, ठीक है। और गैस में हमारा जो मेजर गैस बाहर आती है वो CO2 और N2 होती है। स्लैग जो होता है वो हमारा CaSiO2 होता है, तो SiO3 भी होता है लेकिन CaSiO3 बोलते हैं कि कैल्शियम सिलिकेट करके निकलता है, ठीक है। उसके बाद आओ रिफ्रैक्ट्री में, ठीक है। रिफ्रैक्ट्री अपने कॉपी से बताता हूँ मैं। हाँ देखो, अब रिफ्रैक्ट्री में क्या होता है कि रिफ्रैक्ट्री तुम कैसे डिफाइन करोगे, तो ये ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म क्या होता है, एल्यूमिनेट होता है, सिलिकेट, मैग्नीशिया, ये सब होते हैं रिफ्रैक्ट्री, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हाई टेम्परेचर सस्टेन है, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस है, हार्ड एंड ब्रिटल एंड टफ है, यूज्ड इन फर्नेस लाइनिंग है, नो हीट अगर फर्नेस में लगा हुआ है तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो बाहर नहीं होगा, और ये शॉक प्रूफ होता है, ठीक है। अब इसमें दूसरा आता है कि थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, थर्मल एक्सपेंशन है, रीहीट है, थर्मल ये है, थर्मल कंडक्टेंस इसका काम है। मतलब तुम समझ लो कि फर्नेस के अंदर ये अगर ऐसे लगा हुआ है तो ये बाहर ना हीट भेजेगा ना बाहर की हीट अंदर लेगा, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी तुम समझ रहे हो कि अगर जैसे कि कोई एब्रेशन हुआ, वियर एंड टियर हुआ, या कोल्ड मॉडुलस, ये सब हुआ। और केमिकल में समझ रहे हो कि केमिकल में कोई भी एसिडिक बेसिक रिएक्शन नहीं होगी अंदर, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हाई टेम्परेचर बिहेवियर, ये दो इम्पॉर्टेंट है, PCE और RUL। PCE क्या है, देखो ये PCE है। PCE ये क्या करता है ना, एक ऐसा कौन सा होता है, अब पता नहीं फ्रंटियर में तुमने देखा है कि नहीं, ये कौन सा ऐसे होता था, उसको हम लोग आगे लगाते थे और आगे जाके ऐसे टेम्परेचर उसका मेज़र कर लेते थे, कि अगर जाके अंदर टेम्परेचर मेज़र कर लिए कि कितना टेम्परेचर दे रहा है कितना नहीं दे रहा है, वो बहुत तेज स्पार्क देता था। यहाँ पे ये आगे वो लगा रहता था टंगस्टन का, ठीक है। इसको ऐसे डालते थे उसके अंदर और टेम्परेचर देख लेते थे, तो टेम्परेचर की रीडिंग देते थे। तो यही वही है, सस्टेन द हीट एट द हायर टेम्परेचर एंड नॉट गेट क्रैक्ड। इससे हम लोग क्या मेज़र करते हैं, तो इससे हम लोग टेम्परेचर मेज़र करते हैं। और इधर बताना RUL एक और इम्पॉर्टेंट है। तो RUL क्या होता है कि ये एक टाइप का ब्रिक होता है जो कि हाई टेम्परेचर को सस्टेन करने का क्षमता रखता है। दो तरीके के हमारे रिफ्रैक्ट्री मेकिंग होते हैं, एक होता है क्ले, एक होता है नॉन क्ले। क्ले में तुम समझ रहे हो फायर क्ले, एल्यूमिना क्ले, और नॉन क्ले में सिल्का, मैग्नेटाइट, एल्यूमिनेट, ये सब हो गया। अब आते हैं रिफ्रैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में। रिफ्रैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग 4 तरीके से होती है, ध्यान से सुनना, 4 तरीके से। पहला हमारा होता है रॉ मटेरियल, दूसरा हमारा होता है रॉ मटेरियल लिया, क्रशिंग ग्राइंडिंग किया, शेपिंग किया, उसको एक टेम्परेचर दिया और फाइनल प्रोडक्ट निकल गया। पूरे में यही चीज़ है, यही 4 ही चीज़ है, ठीक है।
एक ये भी याद कर लेना, एसिडिक में हमारा सिलिका और सेमी सिलिका होता है, और एल्यूमिनेट और सिलिकेट होता है। बेसिक में हमारा मैग्नेसाइट और क्रोमाइट होता है। न्यूट्रल में हमारा ग्रेफाइट और वो क्या नाम, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। अब देखो इसका ये प्रोसेस है, ये में भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने जैसा बताया रॉ मटेरियल, ये स्टोरेज फालतू का लिखा हुआ है। रॉ मटेरियल क्रश किया, क्रश करने के बाद उसको मिक्स किया, ब्लेंड किया, शेप दिया, सुखा दिया। फिर एक बार जो हमने बताया ना कि लास्ट में एक बार टेम्परेचर देते हैं, इसको टेम्परेचर देते हैं 1700 डिग्री के अप्रॉक्स, कि ये फ्यूजन पॉइंट से पहले तक देते हैं, मतलब 1700 डिग्री से कम देते हैं, संभाल लेना। और उसके बाद फिनिश किया, पैक किया और इंडस्ट्री में भेज दिया। पूरा ग्राफ इतना कॉम्प्लिकेटेड बना है उसमें कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सीधा ऐसे याद रखना, रॉ मटेरियल क्रश किया, तुम एक टाइप से ये समझ लो कि आयरन का ओर बना रहे हैं। रॉ मटेरियल उठाया आयरन का, क्रश किया, साइजिंग किया, उसको धोया पोछा, शेप दिया, ड्राई किया, थोड़ा सा हीट किया कि मॉइस्चर हट जाए, सब कुछ हट जाए, फिनिश किया, पैक किया, इंडस्ट्री में भेज दिया। वही सेम चीज़ है इसको बनाने का, इसको रिफ्रैक्ट्री बनाने का। इक्विपमेंट्स क्या यूज़ होते हैं भैया, तुमको पता है कि शेप दे रहे हैं, काट पीट रहे हैं, तो क्या क्या यूज़ होगा, क्रशर, ग्राइंडर, मिक्सचर, शेपर और तुम्हारा पॉलिशर, यही यूज़ होगा। उसके बाद आते हैं क्रशर में। क्रशर में दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में तुमको पता है कि जॉ क्रशर और जायरेटरी, और इसमें कोन और रोलर। देख लो जायरेटरी क्रशर तुम अपने डायग्राम से भी देख सकते हो, ये दो ब्लेड हैं, ये हमारा बीच का वो है मूवर, ये ऐसे करेगा तो ये जितने भी यहाँ से पार्टिकल गिर रहे हैं ये टूटते जाएंगे, यही होता है। जॉ क्रशर में क्या होता है, ये फिक्स होता है और ये आता है जॉ, मतलब अपना मुंह ऐसे चलाता जाता है तो अंदर टूटता जाता है। ग्राइंडर क्या होता है, बॉल मिल, सबसे बढ़िया एग्जांपल बॉल मिल। बॉल मिल तुमने देखा ही, अंदर ये सारे बॉल पड़े हुए हैं, ये अंदर है, ऐसे घूमना चालू करता है, बस बॉल जो भी होता है वो तोड़ता चला जाता है। मिक्सिंग मशीन में तुमने एक देखा होगा, ऐसे करके अपने लैब में मशीन रखी हुई है, ये सर्कुलर घूमेगी, सारा अंदर मिक्स कर दी जाएगी। एक ये होता है, ठीक है, ये वी ब्लेंड बोलते हैं, वी ब्लेंड मशीन। इसको अंदर से ऐसे डाल के, अंदर इसमें जब डाल दोगे, यहाँ से फीड डाल दोगे, ऐसे गोल गोल घूमना बहुत तेज चालू करता है, तो ये अपना सारा सैंपल यहाँ से गिराता जाता है। शेपिंग मशीन, ये मान लो एक मोल्डर है, ये यहाँ पे मटेरियल, इसको दबा दोगे ऐसे तो ये शेप ले लेगा। यहाँ मान लो बीच में, इधर से दबा दो, इधर दबा दो तो ये शेप ले लेगा। एक्सट्रूजन तुम जानते हो, कोई भी ट्यूब या वायर बनाने के लिए यूज़ होता है। अंदर इसके मटेरियल भर दो, इसके अंदर यहाँ इतने में मटेरियल भर दो, इसको घुसाए रखो। एक टाइप से तुम समझ लो कोर होता था, मोल्ड, हाँ ये टाइप का मोल्ड है, अंदर रखे हो, घसीट के इसको बाहर कर दो, ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स फायरिंग, ठीक है। हाँ ये याद रखना कि हमने पीछे बताया था ना कि ब्रिक्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले ड्राई किया, पंचिंग किया, उसके बाद तुम्हारा फायर किया, कूलिंग किया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी फर्नेस मैंने आगे बता ही दिया, और बता देना।